वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच जो है संबंध नहीं है, जो निम्नलिखित समुच्चय की संख्याओं के बीच है। यानी कि जो यहां पर दिया गया है सेट 1 है, सेट 2 है, इन नंबरों के बीच में जो आपस में कुछ रिलेशन है, यहां भी सेम रिलेशन है। तो हमको दिए गए ऑप्शन में से जो है सेम जो है रिलेशन ढूंढना है कि किस सेट में है। तो आप देखिए जनरली जो है इस टाइप में हम क्या करते हैं, जैसे यहां पर क्या है 7 है, 175 है और 5 है। तो तीनों नंबरों का यूज करके जो है आपस में कुछ संबंध है, तो दो नंबर का यूज करके हम कोई तीसरा नंबर बनाएंगे, इन जो दिए गए नंबर इन्हीं में से। लेकिन यहां पर इंस्ट्रक्शन में ये भी एक नोट डाउन देखिए, जैसे कोई अगर 13 नंबर है, कोई भी नंबर है तो उसको तोड़ना नहीं है। जैसे 13 है तो 13 को 1 और 3 करके यूज नहीं करना है, 13 का 13 ही रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दो छोटे छोटे नंबर का यूज करके जो है बड़ा नंबर बना सकते हैं इसमें। तो देखिए यहां पर 7 गुने 5 क्या हो जाएगा, आपको 175 लाना है और 7 और 5 ये छोटा नंबर है, तो इन्हीं दोनों का यूज करके हम 175 लाएंगे। चूंकि 7 5 छोटा नंबर है तो बहुत बड़ा नंबर 175, तो हम क्या करेंगे गुना का करेंगे, गुना कर सकते हैं। 7 पचे क्या हो गया 135, 7 पचे 35। अब 35 आ गया। अब देखिए 35 को फिर अगर 5 से गुना कर दिए तो 175 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा नंबर को देखेंगे, यहां 6 है, 294 है और 7 है। उसी तरह 6 और 7 का यूज करके, चूंकि 294 7 और 6 का यूज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो हम गुना का प्रयोग करते हैं। छोटे नंबर से अगर बड़ा नंबर लाना है तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं या स्क्वायर क्यूब करते हैं। तो पहले यहां गुना से ही देख लेते हैं। 7 छक 42। अब 42 को अगर देखिए 5 से गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 294 नहीं आएगा। तो हमको यहां जो 5 से गुना के ये अंतिम संख्या से किया गया है, तो यहां भी हम क्या करेंगे अंतिम संख्या से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना होगा 7 दूना 14, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 1 29 हो गया। 7 दूना 14 4, हाथ में रहा 1, 7 चौक 28 प्लस 1 29। तो देखिए यहां पर हो रहा है, तो दोनों संख्या को गुना करके फिर से अगर अंतिम संख्या से गुना कर दिया जाए तो बीच वाला संख्या आएगा। अब देखते हैं सेम रिलेशनशिप कहां आता है। 3 और 8 को गुना कीजिए 24, 24 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 8 चौका 32 का 2, हाथ में रहा 3, यानी 19 से 192। इसी तरह से आ रहा है। इसमें देखिए आ रहा है क्या, हो सकता है कि इसमें सब चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि नहीं, देखिए सेमी रिलेशन होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या हो रहा है आपका कि एक ही टाइप से मान लिया यहां पर हो गया और किसी अन्य में भी एक टाइप का रिलेशन आ गया, तो हमको इसमें दूसरे टाइप से लाना पड़ेगा, जो कि ऐसा एग्जाम में नहीं पूछता है। आपको करने का कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 7 पचे 35। अब 35 को अगर फिर 7 से गुना करेंगे तो देखिए पूरा गुना करने का जरूरत तो है नहीं, 140 आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर 8 9 जा 72, 72 को 9 से गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट में, लेकिन कितना, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, यहां पर क्या दिया गया है कि एक एक्सप्रेशन है और किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर जो है 46 इक्वल टू आना चाहिए। अगर अभी इसको कीजिएगा ना तो 46 नहीं आएगा। किन दो जो चिन्ह है उसको इंटरचेंज करेंगे तो ये इक्वेशन सत्य हो जाएगा। तो इंटरचेंज करने के बाद जो है
हम क्या लगाते हैं, बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। ब्रैकेट ऑफ मतलब हो गया का, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सीरीज होता है सॉल्व करने का। लेफ्ट टू राइट वे में जाएंगे। तो देखिए पहला अगर हम देखते हैं, पहला कोई चेक करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर जहां पर भागा को चेंज करने का रहेगा तो एक बात ध्यान रखिए, पहले भाग को ही देखेंगे हम। क्यों? क्योंकि यह इक्वल टू होल नंबर है। अगर पूरा पूरी कोई संख्या भाग से ना लगे, कोई अगर संख्या पूरा पूरा अगर भाग नहीं लगेगा तो वो फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे यहां पर है 2/3, अब ये अगर भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो ये जो इक्वल टू होगा ये हमेशा फ्रैक्शन में ही होगा, चाहे इसके आगे कुछ भी रहे ये फ्रैक्शन में होगा। अगर मान लीजिए 2/3 है और गुना इस तरह का अगर 2 है तो क्या हो जाएगा कि 2/3 गुना 2, सॉरी यहां गुना अगर 3 है या फिर 3 का मल्टीपल में कुछ भी है 6 है, तो देखिए उस कंडीशन में जो है फिर फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर 2 भागा अगर डिविजिबल हो गया तो ठीक है, डिविजिबल नहीं हुआ तो बगल में जो है ऐसा संख्या रहता है जो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो कट जाए तो फिर होल नंबर आएगा, नहीं तो फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो भागा और गुना को, तो जहां पर देखिए गुना है वहां अगर भाग देते हैं तो ये देखिए पूरा पूरा कट रहा है, यानी ये तो होल नंबर में आ सकता है। फिर इसको अगर चेक करते हैं, यहां पर भी भागा है तो देखिए प्लस और भागा, तो यहां पर देखिए प्लस और भागा दिया है तो देखिए 12 भागा अगर यहां दे दिए तो 12/18 हो गया। और गुना तो यहाँ क्या है, गुना तो है नहीं इसके बगल में, इसलिए जब भी इसको कटाएंगे तो ये क्या आएगा, होल नंबर आएगा, फ्रैक्शन आएगा, यानी कि होल नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो और यहां पर आंसर क्या है, होल नंबर आपको चाहिए, तो ये तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भागा वाला खत्म हो गया, और बाद बाकी आपको करके देखना होगा। तो हम पहला वाला ही करके देखते हैं। तो यहाँ 24 है, क्या करना है, गुना के जगह में भाग देना है और भाग के जगह में गुना देना है, और सबका ज्यों का त्यों रखना है, प्लस 18 और गुना 3, क्योंकि यहाँ भाग है तो इसको गुना 3 करेंगे। अब इसमें बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, तो पहले जो है ब्रैकेट वगैरह तो है नहीं, तो भाग का काम करेंगे तो यहाँ 4 हो गया। अब गुना का काम करते हैं तो 18 क्या हो गया, 54 हो गया, और माइनस जो है 12 और प्लस इतना, तो कितना हो गया 54 + 4 58, 58 में अगर आप 12 घटा दिए तो कितना देखिए 46 हो जाता है। तो पहला वाला ही जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 सहेली है एक वृत्ताकार मेज पर जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो अगर सेंटर की ओर तरफ मुख करके बैठा हुआ है यानी केंद्र की ओर, और सर्कुलर रहे या फिर वर्गाकार सिटिंग अरेंजमेंट रहे, तो सेंटर की अगर मुंह किया है तो लेफ्ट में किधर लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे, और राइट में जो है यानी दाएं साइड घूमने को कहेगा तो एंटी क्लॉक लेंगे। ठीक है, और फिर अगर आउटसाइड सेंटर अगर बात हुआ, आउटसाइड सेंटर की बात हुआ यानी कि केंद्र से बाहर की ओर बोलेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट में क्या हो गया एंटी क्लॉक हो जाएगा, और राइट में जो है क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहां पर दिया गया है कि एक जो है वृत्ताकार वर्गाकार मेज है, तो वर्गाकार मेज है तो इस तरह से है। फिर बोल रहा है कि चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, कितने लोग, 4 लोग। अब कहां बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है कि मिडिल पे बैठा है, वे चारों मेज के कोनों पर बैठी हैं। देखिए बताया गया है मेज के कोनों पर बैठा है, 4 ही लोग हैं तो बीच में बैठने का सवाल है ही नहीं। और क्या बोल रहा है कि मेज के कोनों पर बैठा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि हिमानी जो है वृंदा के दाईं ओर ठीक बगल में, दाईं ओर यानी कि राइट साइड चलने को कहेगा तो हम कहां चलेंगे, क्योंकि सेंटर की ओर है तो राइट साइड में घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे।
ठीक है, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो राइट बोलेगा तो इधर। तो आप पहले वृंदा को बैठाइएगा ना, वृंदा को बी से यहां बैठा लिए। अब दाई और ठीक बगल में कौन बैठा है, हिमानी, तो एच फॉर हिमानी हो गया। अब क्या है कि मिताली सकाला के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। मिताली जो है सकाला के बगल में ठीक बाईं ओर बैठी है। तो बाईं ओर दो ही जगह है ना, क्या है, दो ही जगह है। तो सकाला, तो सकाला आपको यहां देना होगा, और बाईं ओर बोल रहा है तो यहां जाना होगा। ठीक है, बाईं ओर बोल रहा है तो कहां जाना होगा, यहां पर जाना होगा। तो सकाला के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, मिताली बैठा हुआ है। अब क्या यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि हिमानी सकाला के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो देखिए हिमानी सकाला के बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज में जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, कुछ समय के बाद हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है। ये हिमानी जो है अपना स्थान छोड़ देती है, और देखिए इसको दूसरे कलर से करते हैं। ठीक है, हिमानी जो है कौन छोड़ता है, ये अपना स्थान छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद जो है कामनी उसका स्थान लेती है। हिमानी के जगह में कौन आ जाता है, अब कामनी आ जाता है। ठीक है, हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है और कामनी उसका स्थान लेते हैं। इसी तरह तारा जो है वृंदा का स्थान लेती है। तारा यहां पर कौन आ गया, वृंदा आ गया। वृंदा का स्थान पर क्या आ गया, तारा आ गया। ठीक है, अब तारा के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तारा के ठीक बाईं ओर बगल में, बाईं ओर का अर्थ क्या हो गया यहां पर देखिए, बायां और मतलब लेफ्ट, मतलब घड़ी के दिशा में। तो तारा के घड़ी के दिशा में कौन बैठा है, ये वाला बैठा है। पहले से कौन था, यही था ना, कौन था ये, देखिए एस फॉर सकाला बैठी हुई है, तो ये कौन हो जाएगा, सकाला हो जाएगा। ठीक बगल में बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज में कौन है, तो सकाला है। यहां पर हो गया कौन, सकाला हो जाएगा। तो आप सकाला इसका करेक्ट आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ये जो है आपका इनइक्वालिटी का सवाल है। किसका, इनइक्वालिटी का। तो हमने इनइक्वालिटी में क्या बताया है कि एक दादाजी का फैमिली होता है, एक पिताजी का फैमिली होगा मान लीजिए, और एक जो है आपका फैमिली होगा, आपका फैमिली होगा। ये जो है ये आसान ट्रिक है, कौन किसको प्रेफरेंस ज्यादा देना है और किसको कम देना है। और दो ग्रुप बनेगा, एक ग्रेटर देन ग्रुप बनेगा, एक लेस देन ग्रुप बनेगा। ये मान लिया ग्रुप हो गया, तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये सेकंड ग्रुप हो गया। फर्स्ट ग्रुप अगर सेकंड ग्रुप के साथ मिक्स करता है तो इसका आंसर जो होगा हमेशा गलत होगा। यानी कि फर्स्ट ग्रुप लेस देन और ग्रेटर देन वाला एक साथ अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे फर्स्ट ग्रुप में ग्रेटर देन ही दिए, तो मान लिए ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया और इक्वल टू हो गया। ये लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया और ये इक्वल टू हो गया। तो मान लीजिए किसका वैल्यू होगा, जब लेस देन इक्वल टू हो गया, तो ये लेस देन क्या हो गया, दादाजी हो गया, और ये क्या हो गया, पिताजी हो गया। तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा, दादाजी का। आपके साथ भी अगर रहेगा कि लेस देन हुआ, इक्वल टू हुआ, तो ये आपके में है लेस देन और ये दादाजी के फैमिली में, तो किसका वैल्यू होगा, दादाजी का होगा। ठीक है, और ये इस तरह इसके ही है, अगर लेस देन है, ठीक है, ये क्या है ग्रेटर, ये क्या है ग्रेटर देन है या लेस देन, जो भी बोलिए, तो ये वाला ग्रेटर देन है और ये वाला मान लिया लेस देन है, तो ये दोनों सिंबल आपस में कभी भी मिक्स नहीं होगा। ये ग्रेटर देन और ये लेस देन इसका कभी भी एक साथ नहीं आएगा। इसका ग्रुप वाला इसके साथ कभी भी एक साथ नहीं होगा। ये इक्वल टू आ जाए तो इसका कंडीशन नहीं बोलते हैं, इसको छोड़कर बाद बाकी ये इसके साथ नहीं आएगा, ये इसके साथ नहीं आएगा,
यानी ये सिंबल जो है पहला का दो जो 4 सिंबल है ये वाला इस ग्रुप के साथ मिक्स नहीं करेगा। ठीक है, यानी अपोजिट सिंबल कभी भी एक साथ नहीं आएगा, याद रखिएगा। यानी इस तरह कभी भी नहीं आएगा, इस तरह अपोजिट सिंबल कभी भी नहीं आएगा, या फिर इस तरह और इस तरह बोलिए कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप का ऐसे भी देखिएगा। इसलिए जनरल तौर पर हम क्या बोले कि ये जो ग्रुप है ये आपस में कभी भी मिक्स नहीं होगा, ये वाला ग्रुप। ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है ये इसके साथ नहीं आएगा, ये इसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है कि जैसे टी और सी के बीच में आपको यहां पर रिलेशन बनाना है और यहां पर इक्वेशन दिया है, तो पहले सी से डी के बीच देखिए रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, तब ना अगर रिलेशन बनेगा तभी क्या होगा, ये है कि नहीं है। तो पहले चेक करना है कि रिलेशन बनेगा ही नहीं बनेगा। तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि अपोजिट सिंबल जो है नहीं आना चाहिए, यानी ये जो फर्स्ट ग्रुप का सिंबल सेकेंड ग्रुप के सिंबल के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। तो सी और डी में देखिए, ये देखिए क्या है, लेस देन इक्वल टू है और ये क्या है, लेस देन है। तो लेस देन देखिए यहां भी है, लेस देन इक्वल टू यहां भी है, यानी एक ही ग्रुप में है, और एक इक्वल टू है यानी एक ही ग्रुप में है। तो ये वाला रिलेशन बनेगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि एक यहां पर दादाजी का फैमिली है लेस देन, और ये वाला पिताजी का फैमिली है ये वाला है, और इक्वल टू यहां वाला है। तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा, दादाजी वाला। दादाजी में क्या होता है, लेस देन इक्वल टू है चूंकि इस ग्रुप में आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, D इज ग्रेटर देन C। देखिए यहां भी D इज ग्रेटर देन C है, तो ये वाला हो जाएगा। अब इसको देखिए E और H के बीच में रिलेशन बनेगा कि नहीं, E से H के बीच में देखिए ये भी है, एक ही ग्रुप का है, ये भी देखिए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसी ग्रुप का है। अगर यहां पर एक ग्रुप इसका दे देता तो रिलेशन नहीं बनता। ठीक है, तो यहां पर देखिए E से H के बीच में रिलेशन बनेगा और सबसे बड़ा दादाजी का फैमिली वाला होगा, मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन ज्यादा होगा। तो यहां पर देखिए लेकिन क्या दिया हुआ है, लेस देन दिया हुआ है, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। अगर इसमें क्या बनता, इसको अगर करते तो क्या बनता, इज ग्रेटर देन H बनता, ये सही होता, लेकिन है क्या यहाँ पर, इज लेस देन H है, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, केवल पहला वाला बनेगा, केवल एक जो है निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, ये सिर्फ याद करने हेतु बोला गया, जब आप पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि एक सही समय बताने वाली घड़ी की सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी, एंगुलर डिस्टेंस पूरा कवर बाय सेकेंड हैंड ऑफ एन एक्यूरेट क्लॉक इन 12 मिनट। अब एक बात याद रखिए, घड़ी है, घड़ी जो है एक सेकेंड में, जो सेकेंड वाली सुई है, सेकेंड वाली सुई, घड़ी जो है इसमें सेकेंड वाली सुई एक सेकेंड में जो है 6 डिग्री का एंगल ट्रेवल करती है, क्योंकि 1 सेकेंड में जो है 6 डिग्री का जो है कोण बनाती है। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप बोलिए कि आपका 60 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 60 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 गुने 6 डिग्री, यानी 360 डिग्री। तो आप कह सकते हैं यानी 1 मिनट में जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि सेकेंड वाली सुई जो है 1 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है, या हम इसको कह सकते हैं 1 सेकेंड में 6 डिग्री कोण बनाती है। तो जब 1 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है, तो आप बोलिए कि 12 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 360 गुने 12, तो कितना हो जाएगा, बर्छक 72। तो लास्ट वाले में यूनिट डिजिट में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, इसका तो हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा, 0 का तो 0 आएगा ही, और बर्छक 72
का 2 होना चाहिए, यानी इससे करेक्ट आंसर क्या हो यहाँ पर, ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। तो देखिए बचक 72 का 2, हाथ में रहा 7, पड़ती 36 और 7 कितना हो गया, 43 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 मिनट में जो है ये 4320 डिग्री जो है एंगल बनाता है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई और एफ यानी कि 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाली किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। यानी कि मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया सोमवार, फिर क्या हो गया मंगलवार, फिर क्या हो गया बुधवार, फिर क्या हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर क्या हो जाएगा शुक्रवार, परीक्षा सोमवार शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। ठीक है, तो शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, फिर क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर एक बात देखिएगा, आपको एक ही बार में पता चलता है कि ये तो फिक्स है। ठीक है, और यहां पर क्या कह रहा है कि सप्ताह में जो है गुरुवार का एकमात्र दिन अवकाश है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हॉलीडे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हॉलीडे हो जाएगा, हॉलीडे हो गया। ये क्या है अवकाश है। ठीक है, ये क्या है बंद है इस दिन कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है जिस दिन कोई भी परीक्षा जो है आयोजित नहीं की जाती है। ई की परीक्षा शनिवार को है, ई की परीक्षा कब है शनिवार को है, तो ई यहां पर हो गया। फिर देखिए देयर इज अ गैप ऑफ 1 डे बिटवीन द एग्जाम्स ऑफ ए एंड एफ। हम इंग्लिश पढ़ते हैं, यहां से देखिएगा। ठीक है, यानी कि ए और एफ के बीच में एक दिन का गैप है, तो ए और एफ कहां हम बैठाएंगे ये नहीं पता चलता, इसलिए कहीं पर इसको लिख लेंगे कि ए और एफ के बीच में जो है एक दिन का गैप है, या इस तरह से हो सकता है ये। ठीक है, विच इज अ हॉलीडे। ठीक है, देयर इज अ गैप ऑफ 1 डे बिटवीन ए एंड बी विच इज अ हॉलीडे, यानी कि जो गैप है ना वो हॉलीडे है। यानी कि देखिए ए यहां भी हो सकता है, या एफ यहां भी हो सकता है, या एफ यहां होगा या फिर ए यहां पर होगा, और बीच में जो गैप है वो क्या है हॉलीडे है। डी हैज हिज एग्जाम जस्ट बिफोर एफ्स एग्जाम बट जस्ट आफ्टर सी एग्जाम, यानी कि डी का एग्जाम जो है एफ के तुरंत पहले है, डी का एग्जाम एफ के तुरंत पहले है। अब बताइए एफ अगर यहां दीजिएगा तो इसके पहले तो हॉलीडे है, तो डी यहां कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इससे क्लियर हो जाता है कि यहां पर जो होगा ये क्या होगा, देखिए यहां जो होगा ये क्या होगा एफ हो, यहां क्या होगा ए होगा, एफ नहीं हो सकता है क्योंकि डी का एग्जाम एफ के जस्ट ऊपर है, तो ऊपर तो क्या है हॉलीडे है, हॉलीडे तो हो नहीं सकता है। इसलिए यहां पर जो होगा ये क्या होगा एफ होगा, और एफ के ऊपर जो है यहाँ क्या हुआ एफ होगा, एफ के ऊपर डी है। ठीक है, यही कह रहा था कि डी हिज एग्जाम जस्ट बिफोर, डी का एग्जाम जो है एफ के तुरंत पहले है, बट जस्ट आफ्टर सीज एग्जाम, सी के जो है तुरंत बाद है, यानी सी कहाँ होगा यहाँ पर होगा। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है बी हैज हिज एग्जाम ऑन संडे, तो बी का एग्जाम कहाँ है संडे को है। ठीक है, ऑन विच डे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डी की परीक्षा जो है
किस दिन रखी गई है, तो डी की परीक्षा किस दिन, मंगलवार को रखी गई है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर जो है क्या है कि आपका सिंबल दिया गया है और क्या है उसका जो है एक कोड दिया गया है। तो यहां पर कह रहा है कि पहला तत्व शर्त में दिया गया है कि यदि पहला तत्व जो है, पहला एलिमेंट अगर एक संख्या है जो दिया गया इक्वेशन है, यदि पहला एक संख्या है और अंतिम तत्व एक प्रतीक है। तो देखिए ये सब पढ़ने के पहले आप डायरेक्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखिए कि अंतिम वाला क्या है, एक प्रतीक है और पहला वाला एक नंबर है। ठीक है, तो पहला क्या है, एक तत्व एलिमेंट जो एक संख्या है। तो देखिए यहाँ भी क्या है, संख्या है और अंतिम वाला क्या है, एक प्रतीक है। तो दोनों कूटों के परस्पर को आपस में बदला जाना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन कर रहा है ये शर्त के अकॉर्डिंग ही है, इसलिए बाद बाकी जो दो शर्त है आप उसको पढ़िएगा, बट इसका जो है क्या होगा यहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं फिर दोनों शर्त को पढ़ेंगे। तो इसको कीजिए, जैसे पहला तत्व अगर संख्या, अंतिम तत्व एक प्रतीक है, तो दोनों कूटों को आपस में परस्पर बदला जाना चाहिए। तो देखिए 6 है, लेस देन है, परसेंट है, 2 है, हैश है। तो हैश का जो कोड होगा वो इसके सामने होगा, परस्पर बदल दिया गया, इसका कोड इसके सामने होगा, बाद बाकी का कोड जो है ज्यों का त्यों होगा। तो 6 का कोड देखिए यहाँ पर क्या है, m है, तो यहाँ लिख दीजिए m। हैश का कोड यहाँ क्या है, y है, तो लिख दीजिए आप y। अब लेस देन का कोड क्या है, h है, h। परसेंट का कोड क्या है, परसेंट कहाँ है यहाँ v, तो ये हो गया v। और 2 का कोड क्या हो गया a, तो ये वाला हो जाएगा YHVAM, YHVAM इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा और तीसरा वाला क्या कह रहा था कि पहला तत्व यदि फर्स्ट एलिमेंट क्या है कि ऑड नंबर है जो दूसरे भाग नहीं लगे, और अंतिम तत्व जो अंतिम है तो लास्ट नंबर है वो क्या है, इवन है जो दो से भाग लगे। अगर यहाँ पर ऐसा रहता तो क्या होता कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट दोनों को 5 से डिनोट कर दे, बाद बाकी जो है इस कोड में देख के लिख दिया जाता। तीसरा वाला में ये दूसरा शर्त था। तीसरा शर्त क्या था, यदि फर्स्ट जो है एक परफेक्ट स्क्वायर होता और थर्ड वाला जो है इसमें इस टाइप के रहता, तो थर्ड वाला भी अगर परफेक्ट स्क्वायर रहता तो तीसरे तत्व को, यानी कि तीसरे तत्व का जो कोड है वो दूसरे कोड के रूप में दिया जाता। यानी कि ये इसका जो कोड रहता, सेम कोड जो है दूसरे वाले को भी मिलता। ठीक है, ये दोनों जो है सेम कोड हो जाए, तो तीसरा का कोड होता वो भी दूसरा नंबर का कोड होगा, बाद बाकी सभी का जैसे इसमें से देख के लिख दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो है एक स्टेटमेंट है और कॉन्सेप्ट है। तो स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए एक बात को, जो कथन में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको जो है धारणा को बनाना है, उससे अलग नहीं जाना है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं जिनकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए, जिसके बाद में रिसाव जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ठीक है, या इसका मतलब क्या हो गया कि चूंकि दरार है, दीवार में दरार है, अगर हम पेंटिंग कर देंगे ना तो पेंट होने के बाद भी जो है रिसाव उससे होते रहेगा, इसलिए पेंटिंग स्टार्ट करने के पहले जो है हम दरार को भर देंगे। ठीक है, तो कथन यही है। तो देखिए धारणा क्या है कि बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्याएं जो है हो सकती है। तो यही बात बोल रहा है कि अगर रिसाव, बाहरी दीवारों को अगर पेंट कर देंगे तो रिसाव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है शुरू करने के पहले ही जो है दीवार दरारें को भरेगा, नहीं तो क्या होगा कि रिसाव होगा। अगर पेंट
ये पहले दरार को भर देगा तो रिसाव क्या होगा, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्याएं हो सकती है। ये जो है टर्म, ये जो दिया गया स्टेटमेंट, ये ऑलरेडी जो है यही वाला स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िए। तो ये वाला क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पेंट करने से नहीं, ध्यान से अगर पढ़िएगा तो आप देखिए पेंट करने से रिसाव की समस्याएं नहीं होगी, दरारों के कारण रिसाव की समस्या होगा। ठीक है, तो यहां पर कथन में क्या बोल रहा है कि इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं जिनकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए, जिससे बाद में रिसाव जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो पेंटिंग करने से रिसाव नहीं होगा। ठीक है, तो रिसाव किससे हो रहा है, जो दरार है उससे रिसाव हो रहा है। तो यहां पर क्या दिया है, बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्याएं हो सकती है, ये गलत है। ठीक है, बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्याएं हो सकती है, ये क्या है, सही है। तो यहां पर क्या है कि दूसरा वाला धारणा जो है वो निहित है। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो होगा बिल्कुल सही होगा। क्रैक्स इन द एक्सटर्नल वॉल्स में कॉज लीकेज। ठीक है, दीवार में तो दरारें होगा तो तभी ना यहाँ पर पेंट करने से क्या रिसाव होगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, और स्टेटमेंट में यही दिया है तो ये वाला गलत हो जाएगा, केवल ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक कथन और उसके दो तर्क 1 और 2 में दिए गए हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन कीजिए। पिछले वर्ष X जिले में केवल 30% छात्राओं ने स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया, जबकि 95% छात्रों ने स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया। तो यहाँ पर छात्राओं और छात्र के बीच जो नामांकन का रेशियो उसके बारे में बताया गया है। तो पहला तर्क यह है कि राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि की है। ऐसा कहीं छात्रवृत्ति के बारे में यहाँ तो बताया नहीं गया है। जो चीज को बताया नहीं गया है इसमें, तो ये डायरेक्ट जो हम हटा देंगे। कई छात्राएं स्नातक पाठ्यक्रमों के बजाय स्कूल के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराना पसंद करती है। चूंकि देखिए इसका छात्र के रिस्पेक्ट में कितना कम है, केवल 30% ने जो है ग्रेजुएट लेवल पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया स्नातक में, बाद बाकी क्या कराया होगा, व्यावसायिक वाला ही कराया होगा। तो सेम जो यही बात बोला है, तो दूसरा वाला जो है मेरा क्या है, सही है। ठीक है, तो ओनली जो है दूसरा कथन जो है समर्थन करता है, पहला वाला जो है समर्थन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहां पर देखिए एक सीरीज है और इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। अगर आप देखिएगा तो ये बहुत पिकअप में इंक्रीज नहीं कर रहा है। 13 है, 27 है, 56 है, 115 है, 234 है। देख के आपको लगेगा बहुत पिकअप में जो है इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो जब बहुत पिकअप में इंक्रीज नहीं कर रहा है यानी ये मल्टीपल होगा क्या, मल्टीपल करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा। 13 का दोगुना देखिए करते हैं तो बस 26 आ जाता है, ज्यादा तो है नहीं। तो अब इसका डिफरेंस निकालिए 14, फिर इसका डिफरेंस निकालिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 16 में 7 गया 9 और 4 में 2 गया 29 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 15 में 6 गया 9 और यहाँ पर कितना हो गया, 10 में 5 गया 5। अच्छा आप यहां से देखिए 14 गुने 2 प्लस 1। अच्छा इसमें आप देखिए इतना दूर तक नहीं जाना है,
अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा तो देखिए 13 को जो है दुगुना करके अगर 1 कर दें तो 27 आ गया। 27 दुना 54 प्लस 2 कर देते हैं तो ये आ गया। स्टेप वाइज सेकेंड वाले नंबर में जो है 2 से गुना करके 2 ऐड करना है, तीसरे वाले नंबर में 3 से गुना करके 3 ऐड करना है। देखिए 56 तिया कितना होता है, 6 तिया 18 के 8, हाथ में रहा है 1, 15 प्लस 1 क्या हो गया 16। अच्छा यहां पर देखते हैं तो पहला 2 स्टेप में ठीक है, 13 गुने 2 प्लस 1, 13 गुने 26 और प्लस 1 27, 27 गुने 2, 27 गुना कितना हो गया 54 हो गया और 2 56 हो गया। लेकिन जैसे हम 56 गुना 3 करते हैं तो ये जो है 158 से 168 हो गया, 168 से ज्यादा होने लगा। लेकिन यहां पर कितना है 115 है, 115 है, तो इसमें जो है ये वाला नहीं लगेगा। ठीक है, ये वाला जो है यहां पर फेल करने लगा, देखिए फेल करने लगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये डिफरेंस लेके निकालते हैं। 13 है, 27 है, फिर कितना है 56 है, 115 है, 234 है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए ये कितना हो गया 14 हो गया, ये कितना हो गया 16 में 7 गया 9, 4 में 2 गया 2, यहाँ पर फिर देखिए कितना हो जाएगा 15 में 6 गया 9, 15 में 6 गया 9, 10 में 5 गया 5, यहाँ पर कितना हो गया 14 में 5 गया 9, 22, 22 में 11 गया 11 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए डिफरेंस, तो ये कितना हो गया 15 का डिफरेंस हो गया, ये कितना का हो गया 30 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस हो गया 60 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस हो गया 60 का डिफरेंस हो गया ना 60 का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए 15 गुना 2 30, 30 गुना 2 60, 60 गुना 2 क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो गुना दुगुना पड़ रहा है, देखिए इसका 2 गुना हो गया, यहाँ से इसका 2 गुना हो गया, यहाँ से इसका 2 गुना हो गया, तो 120 हो गया। तो 59 प्लस 60 119 हो गया। 119 प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ का डिफरेंस लेंगे 119 प्लस 120, 119 प्लस 120, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो गया, 3 हो गया 2, 239 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर जो हो जाएगा जैसे इसको ऐड किए तो यहाँ हो गया, उसी तरह 234 प्लस 239 हो जाएगा। ठीक है, 234 प्लस 239 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 234 प्लस 239 प्लस करके, और 13 का 3, हाथ में रहा 1, 6 6 और 1 7, 473 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 21 विद्यार्थियों के कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किया है। P का नीचे से 9th स्थान है, जबकि Q का ऊपर से जो है 9th स्थान है। कितने विद्यार्थियों ने P और Q के बीच में है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो हमने कहा कि एक जो है मिनिमम वाला केस होता है, मिनिमम वाला केस होता है, और एक जो होता है केस वाला मैक्सिमम केस होता है। ठीक है, देखिए
मान लीजिए यहाँ पर जो है ए है लेफ्ट से, ए का पोजीशन, बी का पोजीशन है कितना राइट से। अब इन दोनों के बीच में जो है, बीच में कुछ है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, कहीं भी आपको ओवरलैप किया क्या, ये यहां से यहां तक का है, बीच में फिर है, और ये मैक्सिमम स्थान लिया है, ठीक है। ये जो है मैक्सिमम है। तो हम कैसे जाने कि मैक्सिमम है? जो गिवन टोटल दिया है ना, गिवन टोटल जो दिया है, टोटल जो दिया है वो अगर ग्रेटर होगा लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन से, तो मैक्सिमम का केस होगा। वो किसका होगा? मैक्सिमम का होगा। मैक्सिमम मतलब क्या हो गया? नॉन ओवरलैप होगा, नॉन ओवरलैप हो, ठीक है। ओवरलैप होगा, नॉन ओवरलैपिंग केस होगा। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे को चढ़ा हुआ, कहीं पर चढ़ा हुआ है क्या? नहीं। अब यदि मान लीजिए ए का पोजीशन जो है कहां से दिया है? राइट से दिया है ए का, और बी का पोजीशन अगर लेफ्ट से दिया है, और बीच में अगर कुछ है, बीच में जितने विद्यार्थी लेफ्ट से। अब देखिए ये जो हो गया ना, ये इसमें भी ओवरलैप हो गया इस वाले में, और इधर में भी जो है ओवरलैप हो गया। ये वाला जो हो गया ए और बी इस साइड में एक बार आ गया और इस साइड में आ गया। टोटल जो है ए 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया, और बीच वाला जो है 2 बार आ गया, यानी 2 बार हो गया। ओवरलैप का कंडीशन हो गया। ये क्या हो गया? ओवरलैपिंग कंडीशन हो गया, चढ़ गया, यानी कि ये जो है मिनिमम स्थान ले रहा है, तो ये मिनिमम केस होगा। कैसे पता करेंगे? तो टोटल जो होगा ये लेस देन लेफ्ट प्लस राइट से होगा। तो यहाँ चेक कीजिए कौन केस है। तो लेफ्ट से कितना दिया गया है? लेफ्ट या इसके बदले में क्या दिया जाएगा? ऊपर या नीचे से दिया जाएगा, सेम केस होगा। लेफ्ट से कितना है और राइट से कितना है? देखिए लेफ्ट राइट का 18 है, 9 + 9 18, लेकिन टोटल जो है यहाँ पर कितना दिया गया? 21 दिया गया है। तो टोटल जो है कम है, टोटल क्या है? कम है। तो यहाँ इस कंडीशन में टोटल जो है क्या है? ज्यादा है लेफ्ट राइट से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये केस जो होगा ये किसका होगा? मैक्सिमम का होगा, ठीक है। मैक्सिमम के केस होगा। तो मैक्सिमम केस में क्या करेंगे कि 21 विद्यार्थी है, बीच में पूछ रहा है, तो ऊपर और नीचे से निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि अप से, अप प्लस डाउन से केस कितना हो जाएगा? टोटल पी और क्यू का 9 प्लस अप और डाउन, अप और डाउन से कितना हो जाएगा? 9 + 9 हो गया 18, ठीक है। यानी कि 18 हो गया। बीच में कितना हो जाएगा? तो ऊपर और नीचे से हुआ 18, यानी मान लिया ऊपर से देखिए क्या हो गया? P हो गया, और नीचे से क्या हो गया? नीचे से 9th पोजीशन पे है, ये Q हो गया, ठीक है। Q हो गया, और P जो है नीचे से 9th पोजीशन पे है, P। देखिए Q जो है ये 9th पोजीशन है, ऊपर से नीचे से, ऊपर से 9th पोजीशन है, और P जो है ये क्या है? ये भी 9th पोजीशन है, नीचे से। और ये हमको क्या निकालना है? बीच में निकालना है। तो अब क्या करेंगे? टोटल में जो है माइनस अप प्लस डाउन को घटा देंगे, तो आपका बीच वाला नहीं निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया? 21 हो गया, माइनस 18 हो गया, यानी कितना हो गया? 3 हो गया ना। तो बीच में कितना विद्यार्थी है? 3 विद्यार्थी है। अब देखिए यहां पर क्या है?
कि इसको आप 150 से भी बना सकते हैं और इसको वेन डायग्राम से बना सकते हैं। तो 150 में देखिए ऑल वाले केस में जो है इधर 100 होता है, इधर क्या होता है 50 होता है, और नो वाले केस में जो है दोनों साइड 100 होता है। ऑल में जो इधर 100 हो गया और इधर क्या हो गया 50 हो गया। मान लिया इस तरह से दिया है कि ऑल, देखिए ये तो समझ में आ गया, इसको छोड़िए। अगर कॉमन दो स्टेटमेंट के बीच में जो कॉमन 50-50 रहे तो रिलेशन क्या होगा, नहीं बनेगा। और कॉमन जो है, कॉमन का वैल्यू 50-50 है तो रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे यहां भी जो है सम रहता ना, सम रहता तो डंगरी दिया है और यहां भी डंगरी दिया है, 50-50 रहता तो ये क्या होता है, रिलेशन नहीं बनता। यहां भी स्कार्प है, यहां भी स्कार्प रहता, कॉमन है दोनों में तो रिलेशन नहीं बनता। तो सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये भी ध्यान रखना आपको इसमें, ठीक है। तो देखिए यहां पर नो है, प्लेजर और स्कार्प के बीच में नो है, तो यहां पर क्या है 100 का होना चाहिए। तो ब्लेजर और स्कार्प के बीच में देखिए एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट मिलके ये क्या बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट ही बनेगा। तो देखिए नेगेटिव है तो बिल्कुल सही है, तो लेकिन देखते हैं कि जो वैल्यू दिया गया है वो सही है कि नहीं। तो यहां पर ब्लेजर है और यहां क्या है, स्कार्प है। तो देखिए कॉमन क्या है, डंगरी है, और दोनों में 50-50 नहीं, यानी कि रिलेशन बनेगा। तो ब्लेजर का वैल्यू है 100 रुपया, आपको मांग कितना रहा है, 100 रुपया यहां मांग रहा है। स्कार्प का भी है 100 रुपया, 100 रुपया में 50 रुपया मांग रहा है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगर वैल्यू रहता 50 रुपया मांगता, 100 रुपया क्या दे पाइएगा, नहीं, तो वैल्यू क्या हो जाता, तो गलत हो जाता। अब यहां भी देखिए ब्लेजर और पजामा है, यहां 100 है, यहां भी 100 होगा। ब्लेजर और पजामा के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। तो ब्लेजर कहां है, ब्लेजर यहां देखिए फर्स्ट वाले में, पजामा लास्ट वाले में है, और डंगरी के थ्रू जो है दोनों जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट में एक तो हम इस तरह से डायरेक्टली जा सकते हैं 1 से 3 में, ठीक है, क्योंकि डंगरी कॉमन है, तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में जो है आपका क्या है कि 1 और 3 से जो है आपका रिलेशन बन सकता है, क्योंकि कॉमन डंगरी है, ठीक है, और डंगरी के थ्रू ही ब्लेजर और पजामा के बीच में रिलेशन बनेगा। लेकिन क्या दिक्कत है कि पहला और तीसरा से अगर हम जाएंगे ना, ठीक है, तो दोनों क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और हम जानते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन है क्या, यहां पर देखिए नो दिया है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए इसको लाने के लिए आप पहला और तीसरा का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि इस तरह करके आना होगा। देखिए डंगरी डंगरी यहां कॉमन हो गया, तो पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन बन जाएगा। फिर डंगरी और डंगरी यहां भी कॉमन हो गया, तो इस तरह से 2 और 3 के बीच में रिलेशन बन जाएगा। तो ये जो है दूसरा स्टेटमेंट जो है 1 और 3 के बीच में जो है ब्रिज का काम करेगा, यानी रिलेशन बनाने के लिए। डायरेक्टली हम रिलेशन नहीं बना सकते हैं 1 और 3 का यूज करके, आपको दूसरा स्टेटमेंट का यूज करना होगा। क्यों, हमने बता दिया, क्योंकि 1 और 3 पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यहां पर क्या दिया गया है, नेगेटिव कंक्लूजन दिया गया है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव का जो है नेगेटिव कंक्लूजन हो, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो आपका नेगेटिव ही बनेगा। तो देखते हैं, अब देखिए यहां पर क्या है, ब्लेजर और पजामा के बीच में, यहां पर ब्लेजर है और यहां पर क्या है, पजामा है।
तो ब्लेजर और पजामा के बीच में जो है, ब्लेजर का कितना चाहिए, 100 चाहिए, पजामा को कितना चाहिए, 100 चाहिए। बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, some blazers are pajamas, some blazers are pajamas। तो अब यहां से देखिएगा, पहला और तीसरा वही है, ब्लेजर और पजामा के बीच में रिलेशन निकालना है। तो पहला और तीसरा का यूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डंगरी हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डंगरी हो जाएगा। और डंगरी डंगरी चूंकि 50-50 है तो ऐसे भी रिलेशन नहीं बनेगा। देखिए पहले वाले केस में बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, 1 और 3 के बीच में, क्योंकि कॉमन में जो है 50-50 है। तो कॉमन वाले टर्म में अगर 50-50 रहा तो रिलेशन कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस तरह से अगर जाएंगे ना तो ये क्या होगा, दूसरा वाले स्टेटमेंट का यूज करना होगा, ब्लेजर से पजामा तक जाएंगे तो दूसरा वाला जो है नेगेटिव कंक्लूजन है, स्टेटमेंट है। तो पहला 2 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमेशा कंक्लूजन जो बनेगा नेगेटिव होगा। लेकिन यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो होगा पहला और दूसरा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आप अब देखिए वेन डायग्राम के थ्रू जाइए। ऑल ब्लेजर्स आर क्या होगा, डंगरीज होगा। ऑल ब्लेजर्स आर क्या होगा, डंगरी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, नो डंगरीज स्कार्फ, कोई भी डंगरी क्या है, स्कार्फ नहीं है। ऑल पजामाज आर डंगरीज, देखिए ऑल पजामाज आर डंगरीज। सॉरी, तो यहां क्या पहला दिया था, नो ब्लेजर स्कार्फ। ब्लेजर और स्कार्फ के बीच में नेगेटिव रिलेशन है कि नहीं है, बताइए, बिल्कुल है, क्योंकि डंगरी के साथ जो है स्कार्फ का नेगेटिव रिलेशन है और ब्लेजर तो डंगरी के अंदर है, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, नो प्लेजर इज पजामाज, तो बिल्कुल है, प्लेजर और पजामा के बीच में देखिए इसमें 150 वाले में कुछ गलत हुआ है क्या, क्योंकि इससे ब्लेजर और पजामा के बीच में जो है क्या दिया है कि ऑल पजामाज आर डंगरीज, ऑल पजामाज आर डंगरीज। तो ब्लेजर और पजामा के बीच में जो है कोई भी रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि देखिए ब्लेजर यहां है और पजामा जो है यहां पर है, बिल्कुल अलग अलग है, तो कोई भी रिलेशन नहीं बनता है। लेकिन यहां पर क्या है, टिक मार्क है, तो इसको एक बार चेक करना होगा दोबारा से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये गलत हो रहा है। सम ब्लेजर्स आर पजामास, ब्लेजर और पजामा के बीच में क्या है, कोई भी रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, ब्लेजर और पजामा के बीच में जो है कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, ये भी गलत। देखिए, और अगर इस टाइप का केस में देखिएगा ना तो देखिए ये भी आपका क्या हो रहा है, ब्लेजर और पजामा के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, और यहां भी नहीं बन रहा है, और ये दोनों क्या है, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो ये दोनों में आइदर वन का केस बनना चाहिए था, लेकिन आइदर वाला तो यहां दिया नहीं है। ठीक है, आइदर वाला यहां दिया नहीं है, तो इसमें से जो होगा ये केवल पहला वाला सही हो रहा है। अब इसके दूसरा वाला का चेक एक बार करने दीजिए हमको कि दूसरा वाला 150 मेथड से क्या दिक्कत हो रहा है। नो प्लेजर इज पजामा, देखिए अगर पहला और तीसरा का यूज कीजिएगा ना, ये देखिए
दूसरा वाला का सिर्फ देखते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। दूसरा वाला का देखिए, ये तो समझ में आ गया। ये क्या है, ये बिल्कुल सही है, ब्लेजर और स्कार्फ के बीच में नेगेटिव, और ये क्या है, गलत है। और ये 100 था, ये क्या था, 50 था। और पहले पहला और तीसरा का यूज करते हैं, तो ये ऑल 100 है, ये क्या है, 50। अगर डायरेक्टली 1 और 3 का यूज करके हम बनाना चाहें तो दूसरा वाला बनेगा क्या। देखिए, डंगरी और डंगरी क्या है, 50-50 है, कॉमन दोनों में। तो हमने क्या कहा कि जब कॉमन 50-50 होगा तो रिलेशन नहीं बनेगा। तो 1 और 3 का यूज करके जो है डायरेक्टली रिलेशन नहीं बनेगा। और ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो है हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव हो और नेगेटिव का हमेशा नेगेटिव हो। एक तो ये पार्ट हो गया कि चूंकि कॉमन 50-50 है दोनों के बीच में, इसलिए इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरा क्या है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का कंक्लूजन क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन है क्या, यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो होगा नहीं होना चाहिए। और दूसरा यहाँ क्या दिया गया है, अगर इस तरह से पहला और तीसरा वाले में लेते हैं, ठीक है, तो ये जो होगा नहीं होना चाहिए। तो और एक बात इसमें ध्यान रखिए कि जो सबसे कम दूरी होगा उसी को लेंगे। ठीक है, एक देखिए, एक तो आपका इस तरह से बन रहा है कि 1 और 3 का यूज करके जो है हम रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, डंगरी का यूज करके जो है ब्लेजर और पजामा के बीच में डिफरेंस हो रहा, अंतर रिलेशन हो रहा है। लेकिन ये रिलेशन क्या होगा कि दोनों के बीच में बनेगा नहीं, क्योंकि डंगरी डंगरी कॉमन है। आप अगर इस तरह से देखिएगा ना, तो ऑल ब्लेजर आर देखिए क्या है, डंगरी है, और ऑल पजामास आर डंगरी है, ऑल पजामा आर डंगरी है। तो ब्लेजर और पजामा के बीच में रिलेशन बन रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो हम 1 और 3 का यूज करके जो हम इसको नहीं बता सकते हैं होगा कि नहीं। तो अब यहां से आइए, ठीक है, रिलेशन चूंकि नहीं बनेगा, ठीक है, रिलेशन जो है पजामा और इसके बीच में बनेगा ही नहीं। अब अगर यहां से आते हैं तो आप देखिए, ब्लेजर और पजामा के बीच में क्या है, यहां पर डंगरी है इन दोनों के बीच में। अब यहां से भी इधर से भी आते हैं तो ये क्या है कि इन दोनों के बीच में देखिए 50 और दोनों डंगरी के बीच में, इन दोनों में अगर रिलेशन बनाएंगे तो डंगरी है, यहाँ क्या है, यहाँ भी डंगरी है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए, ये भी 100 होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है। फिर देखिए, अब इन दोनों के बीच में कैसे हम रिलेशन बनाएंगे, डंगरी के थ्रू ही बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, 100 है, और यहाँ क्या है आपका 50 है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमको जो है हमेशा सबसे कम दूरी वाला जो है रिलेशन चाहिए। सबसे कम दूरी वाला जो है रिलेशन में हम इसको प्रेफर करते हैं। तो सबसे कम दूरी 1 और 3 के बीच में ही है ना, 1 और 3 के बीच में ये देखिए डंगरी डंगरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन बन ही नहीं रहा है, इसलिए क्या लेंगे, रिलेशन नहीं बन रहा है, यह गलत कर देंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो ये लोएस्ट पॉसिबल हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसको गलत देंगे। तो यहाँ पर जो होगा पहला वाला करेक्ट होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, ब्लेजर भी है, यहाँ पजामा है, और यहाँ भी क्या है, ब्लेजर और पजामास है। तो एक पॉजिटिव है और एक क्या नेगेटिव है, और दोनों क्या है, गलत है। तो इस केस में या तो पॉजिटिव वाला होगा या तो नेगेटिव वाला होगा। आइदर और का केस बनेगा, आइदर यानी कि 1 एंड आइदर
2 और 3 ये होना चाहिए। लेकिन यहां पर ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर केवल एक वाला देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर जो है नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो होगा। यहां पर आंसर होना चाहिए आपका 1 एंड आइदर 2 और 3, ये वाला जो होगा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो, ये क्या है, इसको लेंगे कि पहला, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है ऐसा तो नहीं है, पहला वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ठीक है, पहला वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, इन दोनों में से कोई जो है, तो इसमें जो आंसर होगा ये क्या होगा, पहला वाला ही होगा। लेकिन अगर परफेक्ट तौर पर लें तो आइदर ये 1 होगा, आइदर 2 और 3 होगा। ठीक है, ये आंसर अभी जो है दिया गया में ये होना चाहिए। अब यहां पर देखिए क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो ऊपर वाला लेफ्ट होगा, सॉरी ऊपर वाला जो है नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा, लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट हो जाएगा, और इधर वाला राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, एक बिंदु है L। A person starts from point L and walks 125 मीटर 125 मीटर towards south। एक पर्सन जो है L है जो 125 मीटर जो है नीचे की ओर चलता है, यानी कि साउथ में चलता है, नीचे चलता है, साउथ मतलब नीचे चलता है, और लेफ्ट टर्न लिया। जब यहाँ लेफ्ट कहेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमेंगे, और जब भी राइट कहेगा डायरेक्शन के केस में तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो यहां पर जो है लेफ्ट टर्न बोल रहा है, बाएं घूम रहा है, तो बाएं घूम रहा है तो कहां घूमना होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना होगा। तो घड़ी घूमती है ऐसे, तो विपरीत दिशा में ऐसे घूमना होगा, और कितना चलना होगा, 70 किलोमीटर चलना होगा, 70 चले। अब क्या कर रहा है, फ्रॉम देयर, यहां से जो है अगेन टैप लेफ्ट टर्न लिया यहां से, और 80 किलोमीटर चला, ये कितना चल गया, 80 किलोमीटर चल गया। ठीक है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। लेफ्ट टर्न लेने के बाद जो है अगेन टेक लेफ्ट टर्न एंड 115 किलोमीटर चलता है। यहां से क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया 115 किलोमीटर, यानी ये हो गया 70 किलोमीटर, प्लस यहाँ क्या हो गया 85 किलोमीटर चला आगे। ठीक है, 85 किलोमीटर आगे चल गया। अब क्या हो गया, 115 में चला तो यानी ये 70 के बराबर होगा ना, 70 प्लस 85 115 हो गया। 115 है, ये 155 हो गया, 45 किलोमीटर चलेगा। 115 माइनस 70 कितना हो गया, 115 माइनस 70 हो गया कितना, 45 किलोमीटर चलेगा। ये 70 किलोमीटर हुआ, इधर क्या हो गया 45 किलोमीटर चल गया, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 125 किलोमीटर है। फाइनली ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 45 किलोमीटर। अब क्या हो गया कि राइट टर्न लिया, यानी कि ऊपर होगा घड़ी के दिशा में, और ये जो है कितना चला 45 चला ऊपर की ओर, यानी क्लॉकवाइज यहां से चलेगा, राइट टर्न लिया तो टू रीच पॉइंट एम, यहां पर कितना हो गया, एम पहुंच गया। ठीक है, एम पहुंच गया। अब क्या बोल रहा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एम फ्रॉम पॉइंट एल। पॉइंट एल कहां है, यहां पर है, और एम जो है यहां पर है,
और ये पूरा डिस्टेंस जो है ये कितना है, 125 किलोमीटर है। देखिए ये पूरा डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये वाला डिस्टेंस जो है 125 किलोमीटर दिया है। ये पूरा डिस्टेंस 125 मीटर है, सभी डिस्टेंस मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, मीटर में। ठीक है, अब जो है आप बताइए कि जो L है वो कितना है। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका 80 है, ये 80 है, तो ये भी डिस्टेंस 80 हुआ, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा 125 माइनस 80 मीटर हो गया। 125 माइनस 80 यानी क्या हो गया, 45 हो गया। तो ये 45 हो गया। ऊपर जब 45 चला तो ये वाला डिस्टेंस M और L जो है दोनों बराबर डिस्टेंस में है। M और L जो है क्या है, दोनों बराबर डिस्टेंस में है। ठीक है, यानी ठीक है, अब इसको बराबर कर दीजिए। ये जो है ये भी, चूंकि यहां से देखिए ये जो डिस्टेंस है 45 है, और यहां से ये भी 45 है, दोनों जो है सेम डिस्टेंस पर है। तो बता रहा है कि M जो है L से कितनी दूरी पर है। ठीक है, कितना दूरी पर होगा, ये जो डिस्टेंस होगा इसी के पैरेलल ये है, तो ये भी जो है 45 मीटर होगा। अगर पूछता कि M जो है L के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, तो आप यहां से बना देते ऐसे करके, चूंकि ये पॉइंट है तो किधर है, L से जो है M किधर है, वेस्ट साइड है, पश्चिम साइड में है। तो पश्चिम साइड में M और कितना दूरी पर है, 45 मीटर पश्चिम है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो सीरीज दिया गया इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये सीरीज जो दिया गया आपको कंप्लीट करना है। तो इस टाइप के सीरीज में आपको क्या करना होगा कि पहले काउंट कर लीजिए कि कितना यहाँ पर लेटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना है, बाएं से दाएं नीचे दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थान पर बनने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो गैप कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 4 और यहाँ भी 3, 7 है। और यहाँ पर 7 है ना, ये 7 ब्लैंक है, और लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर है, और ब्लैंक कितना है, 7, यानी टोटल कितना हो गया, 20। अब इसको अगर एक ग्रुपिंग कीजिएगा, मान लीजिए मैक्सिमम ग्रुप 5 का करते हैं, तो 5 चौका 20, तो 5-5 लेटर को एक साथ रखिएगा तो आपका कितना बनेगा, 4 ग्रुप बनेगा। या फिर 4 लेटर को एक साथ रखिएगा तो कितना ग्रुप बनेगा, 5 लेटर होगा, 5 ग्रुप बनेगा। तो मैक्सिमम वाले को लेके चलिए, तो हम 5 को एक साथ रखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। देखिए सब का जो है लास्ट में यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो यहाँ भी आप क्या दीजिए, n दीजिए। n के पहले देखिए r है, n के पहले r है, n के पहले r है, यहाँ भी आप r भर दीजिए। तो आंसर जो होगा लास्ट में r हो वाला होगा, तो ये आंसर भी एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में p है। ये भी आंसर एलिमिनेट हो गया, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। तो हमको जो है फाइनली आंसर को फाइंड आउट करना होता है ना, इसलिए कम से कम समय में निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए प्रथम में जो पहला लेटर, यहां भी एक ब्लैंक है और यहां भी ब्लैंक है, यानी दूसरा वाला जो है n है, दूसरा वाला लेटर क्या है, n है, और दूसरा वाला लेटर यहाँ पर क्या है, p है, यानी कि ये भी नहीं होगा। इस टाइप से जो मेरा करेक्ट आंसर होगा ये C हो जाएगा। अभी आप देखिए कि यही वाला करेक्ट आंसर आएगा कि नहीं। ठीक है,
फिर यहाँ पर आर के पहले क्या है, पी है, तो यहाँ भी आप पी डाल दीजिए। आर के पहले पी है तो यहाँ भी पी डालिए। देखिए यहाँ भी पहले क्या है, पी है। अब देखिए आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हुआ कहां से। देखिए पी के पहले टी है, पी के पहले टी है, पी के पहले टी है, यहां भी आप टी डालिए। अब देखिए स्टार्ट हुआ है सी से एक ज्यादा दे दिए डी, डी से एक ज्यादा क्या दे दिए, आपका क्या हो जाएगा ई, और ई से एक ज्यादा दे दिए एफ। तो देखिए टी एन पी, टी एन पी, ई पी एफ आर, एफ आर। ठीक है, सी हुआ कि नहीं, बस ऐसे ही करना है इसको। नेक्स्ट देखना है, यहां पर क्या है कि दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहां पर एक जो एक सीरीज दिया है, इस सीरीज के बेसिस पर आपको बताना है कि ऐसे अक्षरों की कुल संख्या, यानी लेटर है, कुछ भी हो सकता है, लेटर दिया है तो कॉन्सोनेंट भी, वोवेल भी, इसकी चिंता हमें नहीं करनी है, आपको लेटर देखना है बस। जिसके ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक आता है, यानी क्या है कि एक लेटर आएगा और ठीक बाद में क्या है, एक संख्या है यानी कि नंबर है, और पहले क्या होगा, एक सिंबल होगा। ठीक है, तो सिंबल, लेटर और नंबर का होना चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या है, सिंबल को ध्यान में रखिए, सिंबल, लेटर, नंबर। तो सिंबल ज्यादातर ध्यान में आ जाएगा आपका, सिंबल नंबर है, फिर लेटर है, फिर नंबर है। ये देखिए यहां पर दिख रहा है, सिंबल हो गया, नंबर लेटर बन गया। सिंबल नंबर लेटर तो नहीं है, सिंबल नंबर लेटर नहीं है। यहां देखिए सिंबल नंबर लेटर है, सिंबल लेटर नंबर होना चाहिए, सिंबल लेटर नंबर। फिर यहाँ पर सिंबल है, फिर लेटर है, फिर नंबर है, फिर सिंबल है, फिर यहाँ पर लेटर है, नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये भी सिंबल है। तो इस वाले को जो है नहीं लेंगे। देखिए इस वाले को जो है सिंबल लेटर नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, सिंबल के बाद नंबर है, लेटर, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। इसको भी सिंबल के बाद नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर सिंबल है। फिर यहाँ देखिए क्या है कि सिंबल है, नंबर है, लेटर है, इसको जो है लेंगे, नहीं लेंगे इसको भी, क्योंकि यहाँ पर सिंबल के बाद क्या हो गया, नंबर है, फिर लेटर है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, सिंबल के बाद लेटर लेना है, फिर नंबर लेना है। तो यहाँ देखिए इसको भी लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि सिंबल के बाद जो है नंबर है, लेकिन हमको सिंबल के बाद लेटर लेना होगा, ये वाला लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये भी नहीं लेंगे। फिर यहाँ हैश 7%, ये भी जो है नहीं लेंगे। फिर ये वाला देखिए ये भी नहीं लेंगे। फिर ये वाला क्या लेंगे, लेंगे। यानी कि क्योंकि यहाँ पर बराबर है, फिर लेटर है, फिर नंबर है, तो यहाँ क्या क्या हुआ आप देखिए, एक तो परसेंट हो गया, N9 हो गया। देखिए सिंबल, लेटर, नंबर पहला हो गया। दूसरा ग्रुप हम क्या ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं, L ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं। तीसरा जो ग्रुप ले रहे हैं, N ले रहे हैं, R ले रहे हैं, +3 ले रहे हैं। चौथा जो ले रहे हैं बराबर है, Y है, 6 है। तो देखिए सभी कॉम्बिनेशन में जो है पहले सिंबल है, फिर लेटर है, और फिर क्या है, नंबर है। तो कितने ऐसी होंगी, 4 होंगी। ठीक है, फिर यहां पर क्या कह रहा है कि एक वर्ड है, क्या है, वर्ड डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय है। अब इस अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है प्रत्येक स्वर्ण को जो है उसके आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। यदि वो स्वर है तो स्वर कितना होता है, 4 टाइप का होता है। स्वर वर्ण कितना होता है, 5 टाइप का होता है, A, E, I, O, U। ठीक है, और यदि व्यंजन है तो अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो देखिए हम इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो सबको जैसे जैसे पहले बदल दीजिए, जो व्यंजन है
जैसे डी एक व्यंजन है तो व्यंजन में क्या करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से जो है बदल सकते हैं। ठीक है, बदल दीजिए, देखिए बदल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्या है, भवेल है, क्योंकि ए ई आई ओ यू ये क्या है, भवेल है, स्वर्ण वर्ण है। बाद बाकी सब जो है, रेस्ट जो है यानी कि बाद बाकी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट होगा यानी कि व्यंजन होगा। कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन वर्ण है। तो पहले आप क्या कर सकते हैं कि सबको बदल सकते हैं। जैसे सी है, एस के बाद क्या होगा, एस के बाद क्या हो जाए, एस के जो है चूंकि ये व्यंजन है तो पहले वाले से बदलना है। ठीक है, तो एस के पहले क्या आ जाएगा, एस 19 नंबर पे होता है, 18 नंबर पे क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, टीवी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो पहले वाले से बदलेगा। आर भी जो है पहले वाले से बदलेगा। ओ चुके क्या है, भवेली है, बाद वाला से बदलेगा। ओ के बाद पी हो जाएगा। यहाँ ई के बाद जो है ये भी क्या है, भवेल है, तो बाद वाले से बदलेगा, बाद वाले से बदल जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले से, तो ई के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और वाई चूंकि कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एक बदलिए, और फिर क्या कह रहा है कि इसको व्यवस्थित क्रम में जो है वर्णानुसार क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि जो जैसे आता है। ठीक है, अरेंज कीजिए अल्फाबेटिकली। तो पहले क्या होता है, अगर आप देखिएगा तो सी एफ, सी एफ हो गया। फिर क्या हो जाएगा, देखिए सी एफ के बाद पी आता है 16 नंबर पे। फिर पी क्यू आर एस एक्स हो जाएगा। ऐसे करके व्यवस्थित किया जाए, कर दिए इसको व्यवस्थित। व्यवस्थित करने के बाद जो है पांचवें स्थान, दाएं सिरे से पांचवें स्थान पर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। दाएं सिरे से पांचवें स्थान पर कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, दाएं पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखिए, एक तो ऐसे कर दिए इसको कि पहले हम डिस्ट्रॉय को लिखे, फिर जो है कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग जो है कॉन्सोनेंट वाले को जो है पहले वाले से रिप्लेस किए, और जो आपका भवेल था उसको बाद वाले से रिप्लेस किए, और उसके बाद जो उसको अरेंज किए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, और फिर दाएं से जो है पांचवा स्थान क्या होगा। एक तो ऐसे करके आंसर निकाल दिए पी, और दूसरा हम इसी को बना सकते हैं उल्टे तरीके से कि पहले जो हम इसको जो डिस्ट्रॉय दिया गया है उसी को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है हम सजा लेते हैं। तो जब इसको सजा लेते हैं, देखिए डिस्ट्रॉय को, तो क्या हो जाएगा, जब इसको सजा दिए डिस्ट्रॉय को तो क्या हो जाएगा, डी ई, फिर क्या आ जाएगा, देखिए एस 19 नंबर पे, डी ओ आ जाएगा। ओ के बाद जो है क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा 18 नंबर, फिर एस टी हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा दिए। अब जो है ये क्या कह रहा है कि दाएं से पांचवें सिरे में कौन है, दाएं से पांचवा सिरा में कौन है, ओ है। दाएं से पांचवा सिरा में क्या है, ओ है। लेकिन जब यदि ओ क्या है, भवेल है, ओ क्या है, भवेल है, और भवेल को क्या करना है यहाँ पर कि आपको जो है बाद वाले से रिप्लेस करना। ओ के बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में जो है थोड़ा सा कम समय इसमें लगा, इसलिए एक वे भी डिसाइड करना आपको जरूरी है कि किसमें कम समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि यहां पर कहा गया है कि यदि
इसको प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, कितने संख्या की जो है अपरिवर्तित रहेगी। तो आप कीजिए इसको आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो अगर आपका यहाँ पर अपरिवर्तित रहना है तो यहाँ पर कितना 81 है, 3 9 है, 2 4 है, 7 6 5 है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो यहाँ देखिए 1 2 हो गया, 1 2, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9। तो आप देखिए कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये वाला, ये सीरीज परिवर्तित हो गया, ये भी 1 से 2 हो गया परिवर्तित, ये जो है अपरिवर्तित रहा 3 का 3, ये भी परिवर्तित, ये भी परिवर्तित, ये भी परिवर्तित, ये अपरिवर्तित, ये भी परिवर्तित, ये भी। तो कितना रहा, 2 जो है अपरिवर्तित रहा। ये कौन कौन सा है, 1 और 3 है अपरिवर्तित रहा। इसमें देखिए आपको बताया गया है कि 4 मकान ए बी सी डी एक ही कॉलोनी में स्थित है। मकान ए जो है मकान डी के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पर है। ये अगर देखें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो आप देखिए मकान डी के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पर कौन है, ये 300 मीटर पर है। और डी के उत्तर में, तो डी यहां हो गया, डी के उत्तर में कौन हो गया, ए हो गया, ए इधर हो गया। अब क्या बोल रहा है, मकान बी के पूर्व में जो है 400 मीटर की दूरी पर कौन है, सी है। मकान बी के, तो यहां पर जो है पहले ए और डी के में दिया है और बाद में जो है बी और सी के बीच में। तो हमको ये अभी रहने दीजिए, पहले हम इसके आगे वाले स्टेटमेंट देखते हैं। मकान ए जो है मकान बी के दक्षिण में 300 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मकान ए जो है इसके दक्षिण में 300 मीटर में है, यानी कि ये जो है दक्षिण में है, बी के दक्षिण, यानी बी यहाँ है, तभी 300 मीटर हो गया। नीचे होगा, दक्षिण में है, नीचे में हो जाएगा, यानी ये ए हो गया। अब क्या बोल रहा है, मकान डी जो है मकान बी के सापेक्ष किस दिशा में है। ठीक है, तो इसको हम पहले बैठा लेते हैं। मकान सी जो है मकान बी के पूर्व में 400 मीटर है, तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, 400 में जो है सी है। ठीक है, सी है। तो मकान डी बी के सापेक्ष में। तो देखिए डी और बी के बारे में पूछ रहा था, तो सी वाला तो ऐसे भी कोई जरूरी नहीं था। ठीक है, बी और डी, अगर हम ये स्टेटमेंट को ना लेते तो कोई अंतर पड़ता क्या, नहीं, क्योंकि ये बी का सी के साथ रिलेशन, लेकिन क्वेश्चन में डी और बी का ही पूछ रहा है। तो देखिए एक तो मकान डी मकान के बी के सापेक्ष में किस दिशा है, ये वाला जो है किधर है, बी का जो है साउथ में है, दक्षिण में है, और कितना हो गया, पूरा 600 मीटर हो गया, 600 मीटर हो गया। तो कहाँ है, दक्षिण में है। नेक्स्ट है, अब इसको भी 150 से बना के देखिए, ये क्या हो गया, 100 हो गया, ये क्या हो गया, 50 हो गया, ये भी क्या हो गया, 100 हो गया, ये क्या हो गया, 50 हो गया, ये क्या हो गया, 50 हो गया, ये भी क्या हो गया, 50 हो गया। सम वाला में दोनों साइड 50। तो सम फोल्डर्स आर पोस्टर, तो फोल्डर्स और पोस्टर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो फोल्डर्स कहाँ है, देखिए लास्ट में, पोस्टर यहाँ पर है, तो सबसे नजदीक रिलेशन यही दो होगा। मान लिया पहला है, ये दूसरा स्टेटमेंट, ये तीसरा स्टेटमेंट। तो 2 और 3 का यूज करके हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में स्टेटमेंट पहले देखते हैं, 2 और 3 आपस में रिलेशन बनाता है कि नहीं। तो देखिए यहां पर क्या है कि कॉमन क्या है, स्केच है। कॉमन क्या है, स्केच है। कॉमन तो यहाँ कुछ भी नहीं ना है, दूसरा और तीसरा के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए दूसरा और तीसरा के बीच में रिलेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, हमको फोल्डर्स और पोस्टर के बीच में निकालना है, इसलिए क्या करना होगा कि आपको जो है 1 2 3 तीनों में रिलेशन करना होगा। तीसरा और पहला के बीच में रिलेशन निकालना होगा, फिर पहला और तीसरा के बीच में रिलेशन निकालना होगा।
तो आप देखिए यहां पर क्या है 50 होगा और यहां क्या होगा 50 होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देखिए पहले रिलेशन बन रहा है कि नहीं। एक से पहले आपको कहां आना होगा, एक से 3 में आना होगा, 3 से फिर 2 में आना होगा, क्योंकि 1 और 3 के बीच में आप देखिए क्या है स्केच है, स्केचेस का है। ठीक है, इसके इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा। फिर जो है तो इन दोनों स्केच है, तो यहां पर क्या हो गया कार्ड्स और फोल्डर के बीच कार्ड और फोल्डर के बीच में रिलेशन बन गया। अब जो है ठीक है, कार्ड्स और फोल्डर के बीच में रिलेशन बन गया। अब जो है क्या बनाना है कि फोल्डर्स और पोस्टर के बीच में रिलेशन जो है देखिए बनेगा, कार्ड्स और फोल्डर के बीच में रिलेशन इन दोनों का यूज करके बनेगा। तो हमको तीनों का जो है आपको बनाना पड़ेगा। तीनों चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये क्या है ये भी पॉजिटिव है। तो फोल्डर का यहां पर देखिए क्या है, फोल्डर का यहां देखिए क्या है कि 50 है, मांग कितना रहा है 50 है। पोस्टर का कितना यहां पर 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो सब में रिलेशन बन रहा है, रिलेशन बनना चाहिए, तीनों का यूज करके हम इसको बना सकते हैं, इसलिए क्या होगा सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर अगर पहला और तीसरा कर लें तो क्या है यहां पर स्केचेस है, तो ये 100 है और 50 है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन बन गया। अब दूसरा और पहला के बीच में लेंगे, दूसरा और पहला के बीच में कॉमन क्या है कार्ड है, कार्ड 50 और 100 के बीच में रिलेशन बन रहा है, इसलिए स्केचेस और पोस्टर के बीच में बनेगा। तो इस तरह फोल्डर और पोस्टर के बीच में रिलेशन बन जाएगा, इसलिए क्या है सही है। अब क्या बोल रहा है सम कार्ड्स और फोल्डर्स, तो कार्ड्स और फोल्डर के बीच में क्या करना होगा, पहला और तीसरा वाला का ही लेंगे तो बन जाएगा। तो देखिए तो दोनों में कॉमन क्या स्केचेस है, 100 और 50 के बीच में रिलेशन बन रहा है। ठीक है, 150 तो रिलेशन बनेगा। तो अब देखिए जब रिलेशन बनेगा तो हमको कार्ड्स के लिए कितना चाहिए 50, और यहाँ कार्ड्स में कितना है 50, दो दे सकता है। फोल्डर में कितना चाहिए 50, यहाँ भी फोल्डर में 50 है तो बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑल स्केचेस आर जो है क्या होगा कार्ड्स होगा, ऑल कार्ड्स आर क्या हो जाएगा पोस्टर हो जाएगा, और सम स्केचेस आर क्या होगा फोल्डर्स होगा। सम ये फोल्डर होगा, तो इस तरह करके हमको देना होगा। ठीक है, सम जो होगा स्केचेस क्या होगा फोल्डर होगा, तो इस तरह से आपको देना होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर सम फोल्डर्स आर पोस्टर, फोल्डर और पोस्टर में भी आ रहा है, पोस्टर वाला और फोल्डर में आ रहा है। तो देखिए कार्ड्स और फोल्डर के बीच में सम का, देखिए कार्ड्स और फोल्डर के बीच में भी सम का आ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा, दोनों बोथ 1 and 2। अब यहां पर देखिए क्या है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रूटीन इज रिटन अस, ये वाला तो आपको देख के पता चल जाएगा इसी से ये बनाया गया है। तो रूटीन को क्या किया गया है, देखो रूटीन को क्या किया गया, पहला 3 को जो उल्टा लिख दिया गया है, और अंतिम वाले को जो है TINE ज्यों का त्यों रखा गया है, TENI TENI। ठीक है, इसको एक साथ और इन दोनों को जो है एक साथ रखा गया है। फिर यहां पर दिया गया है PLA को उल्टा कर दिया ALP लिख दिया गया है। अब Y और S को एक साथ रखा गया है, RE को जो है एक साथ रखा गया है। तो सेम इसमें करेंगे, पहला 3 को जो है क्या करेंगे बैन है तो NAB लिखा जाएगा। ठीक है, NAB लिखा जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और इसमें क्या किया जाएगा कि ये K और G को एक साथ और IN को जो है एक साथ, IN को एक साथ उल्टा लिखा जाएगा, वो भी जो है ER को उल्टा लिखा गया है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन आई हो जाएगा, आई एन ना होके एन आई हो जाएगा। ये अंतिम वाला क्या हो जाएगा, एन आई हो जाएगा। ठीक है, तो एन ए बी के जी एन आई, एन ए बी के जी एन आई, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने जो है 20 क्वेश्चंस को किए रीजनिंग के, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। और ये जो है कैसे करके समय बचाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के सेशन में। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।